दंत चिकित्सक हैं और साथ में कलम भी चलती है, तो कुछ कविताएं दांतों पर भी लिखी है। अभी तक नहीं लिखा है, पर जैसे अब मैं जाऊंगा वापस तो ज़रूर होगा कि मैं अपने दंत चिकित्सक के बारे में भी कोई कहानी या कविता लिख सकूं। तो आपकी जो ये पहली किताब है, शुक्र है मैं औरत नहीं। डॉक्टर साहब, आपने औरत के मर्म को समझ लिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी? ये कहानी एक उस स्त्री की है जो पैदा होने से पहले अपने आप को स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसे डर ये है कि कहीं जब वो भ्रूण मात्र ही है, उसे कोई अबॉर्ट ना करे। इस जमीन पर एक घर मेरा भी कभी होगा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी नमी, एक आंचल का साया कभी तो होगा। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जिन्होंने थाम रखी है कलम और समाज की चेतना करते हैं, समाज को देखकर चित्रित करते हैं और सामाजिक समस्याओं के साथ साथ वो तमाम मसले हल करते हैं कलम से, जो आज के समय की ज़रूरत है, समाधान करने की भी है और उस पर विचार करने की भी। कहानी कलम जो चलती है, कहानी, गज़ल, नज़्म, कविता, सभी विधाओं में लिखने वाले साहित्यकार हमारे साथ होते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाले हैं, वो तो जब आप मिलेंगे तो जान जाएंगे क्या ख़ास बात है उनमें, लेकिन उनको आपसे मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में कुछ बता दूं। देखिए दोस्तों, आप पंचकुला से हैं, हमारे मेहमान की बात कर रही हूँ। आप पंचकुला से हैं और आपकी जो कलम है कविता और कहानी पर खूब चलती है, समकालीन साहित्यकार हैं और आज के समय में जो हो रहा है उस पर व्यंग भी करते हैं और बड़ी खूबसूरती से बहुत ही अपनी कलमकारी करते हैं, भावों को चित्रित करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि लगता है कि जैसे वो हूबहू कोई तस्वीर देख ली हो। और दंत चिकित्सक भी हैं और लेखक भी, दोनों गुणों से संपन्न हैं और अनेक सम्मानों से आप जो हैं पुरस्कृत हैं, क्योंकि जब साहित्यकार ख़ास पहचान बना ले तो सम्मानित होना तो स्वाभाविक है। और दोस्तों, बहुत कुछ उनके बारे में आप खुद भी जानेंगे उनसे मुलाकात के बाद, तो देर कैसी। आइए मिलते हैं। डॉक्टर विमल हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर कालिया जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में, जस टीवी के प्रांगण में। बुलाने का मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया कि उर्मिल सखी मैम के साथ मैं बैठा हूँ आज। मेरा अहोभाग्य है। इस तरह की सुबह मैंने कभी सोची नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में आएगी कि मेरा भी कोई साक्षात्कार लेगा, और वो भी आप साक्षात्कार लेंगी और एज ए लेखक करेंगी, क्योंकि दंत चिकित्सा तो मैं करता भी हूँ और लेक्चर सीरीज़ भी करता हूँ, लेकिन ये पहली बार होगा कि मैं अपनी किताबों पर चर्चा देख रहा हूँ, और वो भी आपके साथ। तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है आज का। आप सुबह सुबह आए हैं और हम शाम को ये कार्यक्रम लगाएंगे। हाँ, सुबह रिकॉर्डिंग हुई और शाम को लोग देखेंगे, तो मिनान से बैठ के दिन भर की भाग दौड़ के बाद दस्तक का समय भी बड़ा खूबसूरत है। और विमल साहब, सवाल यहीं से उठा लेते हैं कि आपने खुद भी बता दिया कि आप दंत चिकित्सक हैं। जब आप दंत चिकित्सक हैं और साथ में जब ये चिकित्सा आप करते हैं दांतों की, और साथ में कलम भी चलती है, तो कुछ कविताएं दांतों पर भी लिखी है। मुस्कान पे तो लिखी होगी, जाहिर सी बात है, दांतों पर भी कुछ तो लिखा होगा। अभी तक नहीं लिखा है, पर जैसे अब मैं जाऊंगा वापस तो ज़रूर होगा कि मैं अपने दंत चिकित्सक के बारे में भी कोई कहानी या कविता लिख सकूं। हाँ। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं कई बार हमें मरीज ज़रूर दे जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब वो अपने दिल की बात करते हैं तो हाँ। एक तरह से हम उन्हीं की बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मुस्कुराहट तो एक यूनिवर्सल सा ट्रूथ है कि सब मुस्कुरा देते हैं तो ज़िंदगी आगे तेज़ी से भागने लगती है। सो मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखें। ये तो अभी फ़िलहाल कह सकता हूँ मैं। हाँ, कविताओं पे बात करेंगे, किताबों पे बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल दंत चिकित्सा से ही ले लें। अब आप डॉक्टर हैं दांतों के, तो बड़े ये भी बता दीजिए हम दांतों का ख्याल कैसे रखें, दो शब्दों में या दो पंक्ति में बता दीजिए। जैसे हम अपने नख और शिक की ख्याल रखते हैं ना, हाँ। हम रेगुलरली जाते हैं
बाल कटाने के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए Right. सब जाते हैं। सो उसी तरह से अपने दांतों का भी ख्याल रखा करें, जाएं एक दंत चिकित्सक से परामर्श लें और अगर कुछ भी करने वाला हो तो करवाएं। और जिस तरह से हम अपने को ग्रूम करते हैं बालों को और हाथ पैर को, उस शरीर को उसी तरह से भी दांतों का भी चमकाएं। और कुछ खास नहीं है, जो आप करते हैं वही हम भी करते हैं अपने दांतों जी। बहुत खूब, क्योंकि मैंने तो ये सवाल इसलिए किया था कि हमारे दर्शकों को कुछ तो फायदा हो जो दांतों के डॉक्टर स्टूडियो में हो तो फिर कुछ कहते हैं, कुछ ताकीद भी हो जाए। और बात साहित्य की ओर मुड़ते हैं, रुख करते हैं कि आपकी 5 पुस्तकें हैं, मैं देख रही हूँ, और 6ठी प्रकाशन में है, आने वाली है। तो आपकी जो ये पहली किताब है, शुक्र है मैं औरत नहीं, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत आवरण है, और शीर्षक भी किताब का इतना खूबसूरत है कि शुक्र है मैं औरत नहीं। अब ये लेखक बोल रहा है, और वो भी एक पुरुष जो लेखक है, वो कह रहा है शुक्र है मैं औरत नहीं। या तो डॉक्टर साहब आपने औरत के मर्म को समझ लिया है कि औरत होना कितना मुश्किल काम है, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ लेकिन आपने क्या सोच के इसका शीर्षक लिखा, क्योंकि बड़ी बारीकी से आपने औरत के मर्म को समझा है, शीर्षक को देख के लगता है। तो इस पर बात कुछ तो कीजिए कि क्या है इसके पीछे की कहानी। और ये कहानी की किताब है? मैंने, हाँ, ये कहानियों की किताब है। इसमें और कितनी कहानियां हैं? इसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि कितनी कहानियां हैं, क्योंकि दिन पे दिन नई कहानियां। 108 कहानियां हैं इसमें। अच्छा। और जब मैं बहुत सारी कहानियां लिख चुका तो उसमें से स्त्री विमर्श की जितनी भी कहानियां मुझे लगा कि एक पुस्तक के रूप में छप सकती हैं, तो मैंने उनको उठाकर ही लिखा है। मैं केवल स्त्री विमर्श पे ही नहीं लिखता हूँ, लेकिन इस किताब में तो जरूर स्त्री विमर्श की पुरुष विमर्श भी लिखना पड़ेगा। सो स्त्री विमर्श की कहानियां इसमें हमने संकलित की और ये किताब छापी। और बहुत सारे लोगों का जो जब जैसे ही उन्होंने टाइटल को पढ़ते हैं, शीर्षक को पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि या तो ये एंटी वुमेन कहानी हो सकती है। लेकिन जब मैं इस जन्म में पुरुष बनकर पैदा हुआ हूँ और मैं अपने आसपास के वातावरण में देखता हूँ कि किस तरह से एक औरत सोचती है, एक औरत फील करती है, वो शायद पुरुष को फील करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारे पास माएँ हैं घरों में, भाभियाँ हैं, बहनें हैं, और जब हम उनकी जिंदगियों के अगर उतरते हैं तो हमें लगता है कि उनकी सोच एक पुरुष की सोच से बहुत ज़्यादा अलग होती है। वो एक अलग क्रिएशन है। सो उनको अपने साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता, या पुरुष की सोच के साथ उसको नहीं जोड़ के देखा जा सकता। वो एक एंटायरली एक अलग ही है। जैसा एक सेब है और एक आम है, सो उस तरह से जो ये नहीं हम कह सकते कि ये 2 सेब हैं और ये अलग अलग क्वालिटी के हैं। सो स्त्री और पुरुष एंटायरली 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। और उसमें जो ये कहानी है, क्यों वो डॉक्टर एंड में ये कहता है कि शुक्र है मैं औरत नहीं, क्योंकि ये कहानी एक उस स्त्री की है जो पैदा होने से पहले अपने आप को स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसे डर ये है कि कहीं जब वो उसका वो भ्रूण मात्र ही है, उसे कोई अबॉर्ट ना कर दे। और जिस दिन वो पैदा होती है उस दिन से स्त्रियां ही उसके पीछे लग जाती हैं, एक डर शुरू हो जाता है। हाँ, और पुराने ज़माने में जो हम अब सोच भी नहीं सकते, वो क्या करते थे कि अगर स्त्री एक बच्ची पैदा हो गई तो वो उसको मरवा देते थे। कहना बहुत मुश्किल है। एक घड़ा लेते थे और उसमें गेहूं डाल देते थे और उसमें उस बच्ची को डाल के उसका मुंह गेहूं से भर देते थे और उसको मिट्टी में दबा देते थे, ताकि जब वो कीड़े खाएं, गेहूं को खाने के लिए आए, तो वो स्त्री का नामो निशान भी, उस बच्ची का नामो निशान मिटा दें। और ये उस लेवल से वो स्त्री अपने आप को सरवाइव कर रही है और अपनी कहानी बता रही है एक साइकोलॉजिस्ट को। और उस तरह से एंड में जब उसकी कहानी खत्म होती है तो उसके मन से, उस पुरुष डॉक्टर के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, थैंक गॉड आई एम नॉट अ वुमन, शुक्र है मैं औरत नहीं। सो वहां से ये टाइटल है, शुक्र है मैं औरत नहीं। बहुत खूब। और पहले ऐसा होता था। और एक चीज और है इसमें, जो कहानियां हैं सारी की सारी कहानियां स्त्री से संबंधित है जी। और विषय क्या क्या हैं? जैसे वो विषय तो बहुत हैं। मेरी पहली ही कहानी का शीर्षक है रंडी।
अच्छा। और जी, वो कहानी मैरिटल रेप पर है। जी, मैं इस कहानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर भी बात करूंगी, और बहुत कुछ और गहराई में उतरना है, क्योंकि कहानियों का जो समंदर आप लिए बैठे हैं, अभी तो हम किनारे पर हैं, हमें तो समंदर में उतरना है। और दोस्तों, कहानी पर भी बात करेंगे। वाकई चिंता का विषय है, महिलाओं की, बेटियों की या भ्रूण की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार तो हो रहा है, पर अभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है जो दर्द देता है। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दस्तक में दस्तक दी है डॉक्टर विमल कालिया साहब ने, और दांतों के डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन मन के डॉक्टर भी हैं, यानी मर्म को समझते हैं स्त्री के, चाहे बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में। स्त्री को जो स्त्री उनके जीवन में आई है, बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया, वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण किया है मनोस्थिति का, और जो वास्तविक स्थिति है बहुत खूब चित्रण प्रस्तुत है। और कहानियों पर बात हो रही है डॉक्टर विमल कालिया जी से। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो जैसे कि आपने वो कहानी सुनाई कि शुक्र है कि मैं औरत नहीं हूँ, और बच्ची के माध्यम से कि भ्रूण को कैसे कैसे दबाया जाता था, और पैदा होने के बाद छोटे बच्चे को भी ऐसे, लड़कियों को भी ऐसे ही करते थे। तो बहुत कुछ, खैर, मार्मिक सी स्थिति है और दुखदाई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो वो तो एक पक्ष हुआ, और अगली जो कहानी है, किताब में सारी महिलाओं पर केंद्रित कहानियां हैं। आप किसी कहानी की बात कर रहे थे कि एक कहानी है जिसका शीर्षक कुछ बता रहे थे आप। उस कहानी का शीर्षक मैंने रंडी रखा है। वो मैरिटल रेप पर है। अच्छा। और किस तरह से होता यह है कि जो औरतें हाउसवाइफ्स कहलाती हैं, और वो उनके पास अपना कमाई का साधन नहीं होता, तो फाइनेंशियली इतनी डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने पतियों के ऊपर। तो जब उसकी बेटी आके पूछती है टीवी सीरियल देखने के बाद कि आखिर रंडी होती क्या है, तो वो उसको जवाब नहीं दे पाती उस छोटी सी बच्ची को कि वो कैसे समझाए कि रंडी क्या होती है। और एक दिन कुछ इस तरह से होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, अभी पति ने दिए नहीं है, तनख्वाह नहीं दी। आप सोच सकते हैं कि वो क्यों उसको टॉर्चर कर रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा घर चलाने के लिए, क्योंकि वो अभी तक उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुई या होना नहीं चाह रही थी किसी भी कारणवश, लेकिन वो तब तक उसको पैसे नहीं देगा। सो वो अल्टीमेटली एक दिन बहुत अपना हिम्मत करती है और जाती है सुबह सुबह उसको बच्चे के लिए होमवर्क के लिए कुछ रजिस्टर्स चाहिए, लेकिन वो विवाहित है, वो विवाहित है, लेकिन उसने अभी हम बिस्तर नहीं किया, नहीं, उसकी बच्ची है, सब कुछ है, बट वो एक फोर्स्ड सेक्स नहीं हो सकता। सो वो उस तरह से ब्लैकमेल होती है कि पति तनख्वाह तभी देगा जब वो उसका कहना मानेगी। हाँ। और इस तरह से जब वो सुबह सुबह उठती है और वो उसके बिस्तर में चली जाती है और वो कहती है कि मेरी जिंदगी चल निकली, अब मेड की तनख्वाह भी दे दूंगी और बच्चे का स्कूल की फीस भी चली जाएगी, घर में खाने के लिए भी सब कुछ आ जाएगा, जो रूटीन है सबको उसका ही है। और बाद में वो अपने आप से एक सवाल पूछती है कि रंडी क्या होगी। जी, कहानी का जो अंत है वहीं से कहानी का आरंभ शुरू होता है दरअसल, क्योंकि एक सवाल छोड़ती हुई कहानी है कि स्त्री का जो वजूद है, अपना घर छोड़कर, मायका छोड़ के ससुराल आती है, वहाँ पे भी उसको ये कहा जाता है कि तेरा तो आगे घर होगा, ये तेरा अपना घर नहीं है, अगले घर जाएगी, तेरा तो वो घर है ससुराल। और ससुराल आते हैं तो वहाँ भी उसको अपनापन नहीं मिलता। तो कई बार वही बातें आ जाती, मेरी खुद की कविताओं की है कि इसने कहा इधर घर है, उसने कहा उधर घर है। मैं पूछती हूँ आखिर लड़कियों का किधर घर है? क्या बात, क्या तो बात। ऐसी स्थिति होती है कि वो कहते हैं उधर है, वो कहते हैं उधर है, किधर भी नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है स्वाभिमानी और खुद को लड़कियां जब अपने पैरों पे खड़ी होती हैं और खुद का रोजगार करती हैं, अपना खुद का काम करती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती है, तभी उसका घर सुरक्षित है। जी, इसका कहीं ना कहीं इस कहानी का यहाँ पे भी जाके मतलब निचोड़ ये निकलता है कि अगर वो अपने पैरों पर होती खड़ी तो उसको अपने पति पे आश्रित नहीं होना पड़ता, कॉम्प्रोमाइज करने की नहीं करना। और कई बार पति के साथ भी ऐसे हम समाज में देखते हैं कि ऐसे रिश्ते होते हैं जो स्त्री के मर्म को नहीं समझता, उसकी भावना को नहीं समझता, उसके लिए तो वो उसकी वही है, जैसे कि आपने
कहा, वो उसकी कदर उतनी ही करेगा तो उसके लिए क्या वैल्यू है? बिल्कुल है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर भी रही है। बहुत वो वक्त अब नहीं है, अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन वो 100% कहीं नहीं होता। परिवेश, परिस्थिति, स्थिति और उसका जो चारों तरफ का उसका वातावरण और उसके जीवन की जो घटनाएं हैं वो उसको परिभाषा देती हैं कि वो क्या है अपने जीवन में। बिल्कुल ठीक है। कई महारानी कहते हैं, कई रानी कहते हैं, कई राजकुमारी कहते हैं, कई अपने घर की मालकिन कही जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहानी है और बहुत बारीकी से आप हर चीज़ को समझते हैं डॉक्टर साहब। और चलो मैं एक सवाल और पूछ लूँ कि जब पेशेंट आपके पास दांतों का दर्द लेकर आते हैं तो क्या जिस तरह की कहानियाँ आप बता रहे हैं, कोई पात्र ऐसा है आपका पेशेंट जो जिसके दांत पे आपने हाथ तो रखा, साथ में दिल की नब्ज़ पे भी हाथ रखा हो, जो महसूस किया हो कि उसका जीवन में क्या हो रहा है? कभी किसी ने अपना दर्द भी बयां किया? बहुत सारे मरीज, कई मरीज तो दांत के दर्द के साथ शायद आते ही नहीं हैं। अच्छा। उनको शायद एक जरिया मिलता है कि वो अपनी दिल की बात भी हमसे कर सके। सो बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं जो जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और वो यहीं पर ही रहते हैं। सो उनका भी दुख दर्द हमें सुनने को मिलता है। और वैसे ही जैसे शुक्र है मैं औरत नहीं, ये भी कहानी मुझे एक मेरे मरीज ने ही सुनाई थी। मरीज को जानना, उसकी मन स्थिति को जानना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिफोर वी कैन ट्रीट देम। बिकॉज केवल दांत का दर्द नहीं होता, कई बार उस दर्द को वो महसूस ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मन स्थिति वैसे होती है या कमज़ोर होते हैं और वो अपने बारे में बात करना चाहते हैं और उनका इलाज डिलीवर करने के लिए हमें कई बार वो बहुत हम सक्षम हो जाते हैं अगर हम मरीज़ को जान सकें। सो हर मरीज़ अलग है और हर मरीज़ का इलाज भी अलग है क्योंकि वो अलग ह्यूमन बीइंग है। सो केवल दांत ही नहीं है, दांतों के पीछे एक पूरा इंसान है। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। सो हम हर मरीज़ से बात करते हैं, उसको हमारी लैंग्वेज में हम हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि उसके दर्द का स्टेटस क्या है। आप तो दांतों के डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है कि मुस्कान से संबंधित आपका बहुत बड़ा योगदान है। जिसके दांत खूबसूरत हैं, जिसके प्रॉपर दांतों का एक ढांचा है, उसकी स्माइल, हर चीज़ उभर कर आती है। और लेकिन एक हमारे जानकार डॉक्टर हैं, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो महिलाएं जब अपनी समस्याएं लेकर आती हैं तो अपने घरेलू शारीरिक शोषण से संबंधित समस्याएं बताती हैं। उनकी तो मुकम्मल 15-20 कहानियाँ हो गई हैं। नारी जो महिलाओं की जो वो कहानियाँ इतनी बता के चली जाती हैं अपनी, और उसके बाद उन्होंने मुकम्मल किताब निकाली उनके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम समाज के तमाम लोगों से जुड़ते हैं और शारीरिक कष्ट के साथ साथ उनके मन के कष्ट भी जानते हैं, समझते हैं। वो एक कहते हैं ना कि छोटा सा एक सिरा पकड़ा देती हैं थोड़ा सा समस्या का, और उस सिरे से आप धीरे धीरे अब पूरी कहानी का ताना बाना बुन लेते हैं और मुकम्मल दोशाला बन जाता है। जी, मैं इसके बारे में सब मेरे से ये बात पूछते हैं कि कहानियाँ क्यों लिखते हैं। सो मेरा जवाब ये है कि हर इंसान में ना 1000 कहानी छुपी है। बिल्कुल, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस जो अब तक हुए होंगे, ऑलमोस्ट 1000 कहानी हम सब में है। जितने लोग हम हैं जो देख भी रहे हैं दर्शक, उनको भी उनके अंदर भी कहानियां हैं। खाली फर्क ये है कि मैं लिख लेता हूँ, वो लिख नहीं रहे, पता सबको लिख है। नहीं रही। सो हर इंसान में कहानियां छुपी पड़ी, 1000 कहानियां हर आदमी लिख सकता है। सही बात है। उसकी परसेप्शंस वैसी हैं। तो थोड़ी सी कहानी को आगे हम भी बढ़ा लेते हैं कि भाई हमारे जो दर्शक हैं उनको ये तो पता चल गया कि डॉक्टर विमल दांतों के डॉक्टर हैं और कथाकार हैं, यानी कहानी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, वो भी सुनेंगे। लेकिन उनको अभी आपके बारे में बहुत कुछ जानना है डॉक्टर साहब। आप कहाँ से हैं, कहाँ पे जन्म हुआ, आपने शिक्षा दीक्षा तमाम चीज़ें वो जानेंगे अभी। और दोस्तों बहुत कुछ जानने के लिए छोटा सा करना पड़ेगा, इंतज़ार लेते हैं, छोटा सा अंतराल। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। डॉक्टर विमल कालिया साहब हमारे साथ हैं दस्तक में, और दस्तक दी है और बहुत सारी बातों पर अभी पर्दा उठना बाकी है। तमाम सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। आगे बढ़ते हैं, बातों का सिलसिला लेके चलते हैं। और विमल साहब ये बताइए कि आपकी भाषा इतनी पुष्ट है, आपके व्यक्तित्व और आपके ये जो नज़ाकत के साथ एहसास की जो बयानगी है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कहाँ से हैं आप? मैं क्योंकि एक फौजी का बच्चा हूँ। जी, बच्चे तो नहीं हम।
हमारा बचपन सारे देश में ही बीतता है और 2-2 साल के बाद हम स्कूल बदल लेते हैं, स्टेट बदल लेते हैं और कहीं पर भी, और वो कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है कि श्रीनगर से आपकी पोस्टिंग सडनली असम चली जाए और असम से फिर उसके बाद उड़ीसा आ जाए। तो इस तरह से पूरे देश का भ्रमण हुआ हमारा। हम बड़े लकी हैं कि हमारे फादर फौज से थे और जहाँ जहाँ भी गए, वो पंजाबी की एक सेइंग है कि ठठेरे के कबूतर। सो जब कबूतरबाजी लोग करते हैं तो उनका एक सफ़ेद कबूतर होता है और सारे कबूतर अगर आप अपनी तरफ खींचें सफ़ेद को तो वो सारे कबूतर बाकी भी आपके हो जाते हैं। अच्छा। इस तरह से कबूतरों की लड़ाई होती है। सो वो कबूतर उस छत के हो गए। सो हमारा भी शायद यही हाल था फौजियों के बच्चों का कि जहाँ के हम हुए, अगर हम बंगाल में पोस्टेड हो गए तो वहीं का खान पान, रहन सहन, वहीं की स्कूलिंग, और उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज कि आपका राजस्थान श्री गंगानगर मिल गया और श्री गंगानगर का राजस्थानी पहरावा, उनके गाने, उनकी भाषा, बोलचाल, उनकी संस्कृति, वो सारी आप इम्बाइब करते जाते हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशंस में जाती हैं। मतलब और किसी ना किसी तरह लेखन में भी वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। मतलब अगर आप बंगाल से आए हो 2-3 साल पढ़ के और जब आप राजस्थान में आएंगे तो उनको बोलोगे की बोलबे, और फिर 3 साल रहे फिर बोले कठे न जानो, फिर वहां से हरियाणा में आएगा कित जाना। पक्की बात है। और पंजाब में आगे तो कितने जाना है। तो बिल्कुल सही कह रही। और इस ये जो बंजारे हैं आप लोग जी, है ना, ये कह सकते हैं फौजी के बच्चे बंजारे होते हैं, बट वो फिर उसमें एक रिचनेस आ जाती है आपकी भाषा में, आपके संस्कृति में, हर एक चीज के लिए, और आपका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। आप में एक एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के बारे में और आपकी नजरें ढूंढती हैं नई चीजें, क्योंकि आपने सारी जिंदगी वो यायावर की तरह ही बिताई होती है। सो नई चीज़ों को देखने का, समझने का और उसको सहेजने का एक शऊर आ जाता है। जैसे हमारे घरों में हमारे ड्राइंग रूम्स जो हैं वो अक्सर रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है। सो अक्सर हम ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम कम और म्यूजियम ज़्यादा बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत खूब। और फिर आपकी पढ़ाई लिखाई जैसे हर 2-2 साल के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद एक नया स्कूल। क्या बात है। और बहुत जगहों से मेरी पढ़ाई हुई है। दंत चिकित्सा मैंने अमृतसर से की है, वहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है और वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा मजाकिया लहजे में इस बात को जवाब दे सकता हूँ कि लिखते तो हम सारे ही बचपन से ही हैं। वो जो पहला ऐसे लिखा होगा गाय पर या माय बेस्ट फ्रेंड पर, सो लिखना तो हम वहीं से शुरू कर देते हैं और उसको हम मैट्रिकुलेशन शायद 10वीं तक लेके आते हैं और उसके बाद हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं रह जाता क्रिएटिव राइटिंग, जबकि मुझे लगता है कि वो अंत तक चलना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग पेपर्स लिखते हैं, जर्नल्स में लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, तो वो भी राइटिंग का ही पार्ट है। सो मेरे ख्याल से मैंने ये किया क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारी हिंदी पत्रिकाएं आती थी, क्योंकि हम नॉन हिंदी भाषा स्टेट्स में भी थे। तो एक तो धर्मयुग रेगुलर था, कहीं भी हम जाते थे तो हमारे घर में एक हिंदी का न्यूज़पेपर, एक धर्मयुग, पराग, नंदन, चंपक, सरिता, इस तरह की सारी जो साप्ताहिक हिंदुस्तान का हिंदी वर्जन वो हमारे घर में ही आया करता था और हम सब बच्चे पढ़ा करते थे। सो वो वहाँ से क्रिएटिव राइटिंग का इफेक्ट हुआ। प्लस मेरी किस्मत में बहुत अच्छे हिंदी की टीचर मिली मुझे 8वीं में, मिसेस माथुर इन सेंट जेवियर्स जयपुर। ये जो बिंदी आप देख रही हैं, ये बिंदी उनकी देन है, क्योंकि वो बहुत बड़ी माथे पे बिंदी लगाया करती थी और जो मेरा वो बाल मन धीरे धीरे यौवन मन बन रहा था वो उनकी बिंदी में उलझ के रह गया। सो मैं उनके सानिध्य में बैठने लगा उस बिंदी के प्यार से, और उन्होंने हिंदी की सारी बिंदियां और उर्दू के सारे नुक्ते मुझे समझा दिए और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी हिंदी अगर अच्छी है और लोग पसंद करते हैं द वे आई राइट, इट इज लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू टीचर्स आल्सो, सो हेंस आई हैव बीन राइटिंग सिंस लॉन्ग। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक अपने टीचर को नहीं भूले हैं जिनने काफ़ी कुछ आपको सिखाया। लेकिन ये जो 3-3 साल के बाद जो ट्रांसफ़र होती थी, इसने भी कुछ आपको सिखाया होगा। हाँ, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। अच्छा। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें कहा था कि कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाने। अच्छा। क्योंकि जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हम आपकी रोनी सूरतें नहीं देख पाएंगे। सो पूरी क्लास ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है और जब भी आपने बिछड़ना ही है उनसे 2 साल में, तो
आसान होना चाहिए वो बिछड़ना। क्या बात सो है। वो एक ट्रेनिंग थी जो शायद ज़िंदगी में आगे बहुत काम आ रही है। तो फिर ये लाइफ में गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा हुआ? एक ही रखी कि समय की जब जाने लगे तो उसको भी छोड़ा? नहीं, इतनी अब उम्र हो गई है कि मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा और झूठ भी नहीं कहूंगा आपसे। हाँ। इतनी बड़ी जिंदगी में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आई हैं वाह। और गई भी हैं जी। और आनी चाहिए भी और जानी भी चाहिए एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जितने इंसानों से आप मिलते हैं जिंदगी में वो अपनी छाप छोड़ कर क्या जाते बात है, हैं। बहुत सो खूब। हर गर्लफ्रेंड से जब मैं मिलता हूँ हम्म। वो मुझे इवॉल्व करती है, और जब वो नहीं रहती और उसके बाद जो नेक्स्ट आती हैं तो मुझे लगता है भगवान आपकी क्रिएशन कितनी अच्छी है, ये तो उससे भी बेहतर है। और क्या इस बात है, वाह। बेहतरीन की तलाश में अभी भी लगा हुआ हूँ मैम। बिल्कुल नहीं, आपने जितने तरीके से, जितने सलीके से बात को बताते बताते वाकई ज़िंदगी को भी समझाया है कि जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, एक की जगह कोई दूसरा भी ले लेता है, समय परिस्थितियाँ हालात जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हम किसी के एक के जाने से हम मुखरित नहीं हो सकते, उदास नहीं हो सकते। जीवन को फिर महकाना है तो किसी ने आना है, किसी ने जाना है, और ये हमारा संदेश भी है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, जो हो उसको स्वीकार करो। वो भी कहीं ना कहीं इसमें जवाब छिपा है, और बड़ी बेबाकी से आपने बता भी दिया कि बहुत आई हैं, बहुत गई है, घर जाके खाना नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताता चलूं कि लेकिन मेरा इरादा घर बिगाड़ने का बिल्कुल सिंगल हूँ। अच्छा। सो इसलिए अरे वाह, इसलिए मुझे घर जाने में कोई परेशानी नहीं ये मैं भी सोचूं डॉक्टर साहब ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया, क्योंकि हमारे तमाम साहित्यकार आते हैं, जब उनसे ऐसे सवाल होते हैं तो कई बार बताते हैं कि पहली बार किसी से मोहब्बत की थी तो गज़ल ने जन्म लिया था और कागज़ पे लिखी थी। मैं कहा सर ज़्यादा रहस्य मत खोलिए, घर जाके खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो नहीं, मुझे खाना मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने शादी, आप सिंगल हैं? नहीं, शादी की थी मैंने। अच्छा। लेकिन उसके बाद हम बिछड़ गए। अच्छा। और इसलिए मैं अभी भी अकेला हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे लगता है अकेला शब्द नहीं कह सकते हम, इसको ये कह सकते हैं कि खुद बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, ये कहानियाँ, ये किताबें, सब कुछ लिखने के लिए एक मुकम्मल वक्त हो गया है। ये तो खासियत हो गई है कि नहीं। और खैर आपसे मिलके आज वाकई बहुत, मुझे नहीं, मेरे जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको भी कुछ न कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा। और ज़िंदगी में आपकी बहुत सारे रंग हैं, क्योंकि मेरे हाथ में इंद्रधनुष है और आपके पास तो इंद्रधनुष का 8वां रंग है। ये 8वां रंग क्या है? और ये मेरे को लगता है कि ये काव्य संग्रह है दोस्तों, इंद्रधनुष का 8वां रंग। 7 रंग तो सभी ने देखे हैं, विमल साहब के पास 8वां रंग भी है, तो इस पर भी बात करना ज़रूर चाहूँगी। इस किताब में ये 8वां रंग क्या है, इस पर बात जरा सुनना चाहेंगे जी। जब सारे 7 रंग को हम मिलाते हैं तो एक रंग बनता है, सफेद। अच्छा, 7 रंगों को मिलाने अगर आप के बाद सबको मिला देंगे अच्छा जी, तो एक रंग बनेगा, ये बहुत और वो ही सफेद रंग होगा। दोस्तों ये बहुत ही खास ज्ञानवर्धक जानकारी है कि जब 7 रंगों को मिलाएंगे तो एक रंग बनता है, वो सफ़ेद रंग। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर, क्योंकि कभी 7 रंगों को एक करके नहीं देखा। लेकिन विमल जी से बात करेंगे इसी रंग के ऊपर, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से दस्तक में। विमल साहब के साथ बैठे हैं हम, डॉक्टर विमल के साथ, और इंद्रधनुष का 8वां रंग लिए बैठे हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको इनकी किताबों का जो है मुँह दिखाई कर दूं। और ये कहानी संग्रह है मैं प्रेमचंद क्यों नहीं, ये डॉक्टर विमल जो कि उनकी किताब है, कहानी संग्रह है बहुत खूबसूरत, मैं प्रेमचंद क्यों नहीं। और अगली किताब है, कहानी संग्रह है अर्धनारीश्वर खामोशी का संवाद, ये भी दोस्तों कहानी संग्रह है। और आप शीर्षक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना विस्तृत आकाश है, कि अर्धनारीश्वर की जब बात हो गई तो पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई है, और खामोशी का संवाद है, कुछ न कुछ टूटन घुटन, एक शून्य है जहाँ पर आके हर चीज़ ठहर जाती है। और किताब है निम्बोलियाँ, ये भी काव्य संग्रह है। और निम्बोलियाँ जो किताब है, जाहिर सी बात है निम्बोली जो नीम की होती है, खट्टी मीठी कड़वी कसैली हर तरह की होती है, और ज़िंदगी हमारी एक निम्बोली की तरह है। कविताओं के इस शीर्षक से, किताब से तो यही जाहिर होता है। और डॉक्टर साहब से इस पर भी करेंगे बात, इन विषयों पर, और लेकिन इन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो इंद्रधनुष का 8वां रंग है,
मैं खुद इससे बाहर नहीं निकल पाई हूँ और यकीनन आप भी निकल नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत अलग जानकारी है कि सातों रंगों को जब एक साथ इकट्ठा करते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है। करके आप भी देखिएगा और 7 रंग मिला के देखिए क्या बनता है। और यहाँ पर हम सवाल के साथ हैं डॉक्टर विमल जी के साथ कि भाई 8वां रंग सफ़ेद है, कोई कविता इसमें से सुना दीजिए आपके जो दिल के बेहद करीब है। जी। हम सब में ना एक चाह रहती है कि हम सबका अपना घर हो। कई लोग बना पाते हैं इस जीवन में, कई लोग नहीं बना, लेकिन सपना बड़ा कॉमन सा है और हर एक के मन में है। तो एक कविता वो छोटी सी सुनाना चाहता हूँ कि इस ज़मीं पर एक घर मेरा भी कभी होगा, इस ज़मीं पर एक घर मेरा भी कभी होगा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी नमी, एक आंचल का साया कभी तो होगा। एक छोटा सा कमरा, कमरे में खिड़की और खिड़की से झांकता आसमां होगा, हवा में खुशबू न सही, सांस तो अपनी होगी, दीवारें रंगहीन ही सही, जिंदगी तो रंगीन होगी, थोड़े सी ईंटें, थोड़े से पत्थर, छोटा सा आंगन कभी तो होगा, इस जमीन पर एक घर मेरा भी कभी होगा। कभी कोहरे में सिमटेगा तो कभी धूप में खिलेगा, कभी देर तक सोएगा, कभी सूरज से पहले उठेगा, कभी अलमस्त, कभी सजग, कभी शुद्ध, कभी रूठेगा, हाँ ऐसा ही होगा, एक घर मेरा घर, इस ज़मीं पर एक घर मेरा भी कभी होगा, कि पैरों तले हरी नरम दूब न सही, ठंडी ज़मीं तो होगी, फानूस की आब न सही, सपाट छत तो होगी, अपना कहने को यहाँ कुछ तो होगा, इस ज़मीं पर एक घर मेरा भी कभी होगा, मेरा भी कभी होगा। और एक कविता मैं और आपकी इजाज़त से निमोलिया से सुनाता हूँ, क्योंकि उसकी उसमें भी कुछ इसी तरह का एक जिक्र है। ये उसका एक पहलू है, इस ज़मीं पर मेरा घर भी कभी होगा। और जब घर हो जाते हैं तब उनका क्या करते हैं, सुनिए। मकान, पता मुझे अब चला कि बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है। पता मुझे अब चला कि बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है, जोड़ा है सालों से, पाला है सदियों से, ज़रूरत नहीं थी फिर भी पुरानी याद सा संभाला है। अब पता चला कि क्यों घर घर नहीं बनता, ये मकान ही रहता है, यहाँ कितना सारा सामान रहता है, कि दरवाज़ा खोलते ही सामान से सामना होता है, बैठक में बैठे कैसे, वहाँ सजावट का सामान होता है, सोफे से आगे दीवान, दीवान से आगे पीढ़ा है, यही तो इसकी पीड़ा है कि लोग कम हैं इसमें पर ढेर सा सामान रहता है। रसोई में बर्तन, बर्तन का बर्तन से नर्तन, कढ़ाई, प्याले, टीन, चम्मच, छुरी और प्रेशर कुकर 3, डिब्बे, बोतलें और मर्तबानों में जगह के लिए घमासान रहता है। इसे घर कैसे कहे कोई, इसमें बहुत सा सामान रहता है। बित्ता भर के कमरे में कुछ एक अलमारी भी है, कपड़े भर भर के रखे हैं, जगह की मानो मारा मारी सी है, जुराबें कहीं ऐठी हैं, बनियान कहीं बैठी है, जूता निचले खाने में तरसता है, तौलिया बाहर को सरकता है, तुम जिसे नीड़ कहते हो मैं उसे भीड़ कहता हूँ। एक मकान में 4 मकान जितना तो सामान रहता है, बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है। क्या बात है विमल जी, आपने तो ये बता ही दिया है कि ये बात सिर्फ सामान की नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि घर भरा हुआ है सामान से भयंकर तरीके से, लेकिन इंसान कहाँ है उसमें? इंसान की कमी है। और पहले क्या होता था, सामान कम होता था, परिवार बड़ा होता था, और जो घर में सामान भी होता था पड़ोसी के यहाँ से लाके यूज कर लेते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और पड़ोसी के साथ भी प्यार होता था, क्योंकि आपने उनका सामान लिया है, कल को वो आपका सामान लेकर जाएंगे। तो यही तो होता था व्यवहार। आपके घर किसी चीज़ की, आपके घर पे कोई चीज़ नहीं है, कस्सी नहीं है, खेती बाड़ी की बात करें, पड़ोसी के यहाँ से कस्सी लेके खेत में जाते थे। भाला चाहिए, उनका ले लिया। कोई बड़ी परात चाहिए, उनके घर में है, वहां से उठा ले। और ब्याह शादी में तो पूरे मोहल्ले का सामान ला के शादी ब्याह हो जाते थे। जब उनके यहाँ होता था तो हमारे उनके यहाँ बर्तन जाते थे। तो एक व्यवहारिकता थी।
आज किसी को ज़रूरत ही नहीं है। आज पड़ोसी को नहीं पता कि पड़ोस में कौन है। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि संपन्नता ज़्यादा हो गई है और संपन्नता के वजह से रिश्तों में अभाव आ गया। सही कह रही हैं। थोड़ी सी गरीबी जरूरी है मोहब्बत बचाए रखने के लिए। क्या बात है, क्या बात है ना। ज़्यादा संपन्नता रिश्ते खत्म कर देती है जी। और हम भले ही गद्देदार बिस्तर पर सोते हो पर अकेले करवटें बदलते हैं। और पहले टूटी खाट पे भी 2-3 लोग सो जाते थे, कोई इधर कोई इधर कोई पैरों की तरफ। हम तो जमीन पे गद्दे बिछा लेते क्या बात है, आप डॉक्टर हैं, कमर का भी ध्यान रखते हैं दांतों के साथ साथ, आपकी तो बात ही क्या जी। बहुत खूबसूरत। और ये जो निमोलिया है इसका शीर्षक आपने बहुत खूबसूरत रखा है जी। अब मेरा जो बतौर लेखिका कवित्री के तौर पे मुझे निमोलिया ऐसा ही लगता है, खट्टा मीठा तीखा कसैला, सारे रंग सारे स्वाद जिंदगी के। आपने और बड़े खूबसूरत आपने कदम भी रखे हैं। सिर्फ निमोलिया नहीं है, निमोलियों के साथ पत्ते हैं, लेकिन पत्तों का जो डिज़ाइन है ऐसा लगता है किसी स्त्री के कदम है। और उस स्त्री के कदम इतने कसैले हैं, इतने कड़वे हैं। और खैर आप क्या कहते हैं? जो निमोलिया कविता है वो इस तरह से बुनी गई है कि जो नहीं, मैं ये पूछ रही कि इसका शीर्षक आपने क्या शीर्षक वो एक कविता ही है मेरी निमोलिया है कोई छोटी सी याद हाँ है? जी। कि कड़वा नीम कड़वी डालियां कड़वे पत्ते मीठी निमोलियां। कि कड़वा नीम कड़वी डालियां कड़वे पत्ते मीठी निमोलियां, पर जब भी गुजरा उसके पास से तो झुका झुका सा नीम का पेड़ कभी खिलखिलाया नहीं, गिराता रहा बस मीठी निमोलियां। तोड़ी हुई दातुन के जख्म कुछ हरे कुछ सूखे दिख जाते थे, पर उस पर लाल दवाई के निशान कभी दिखे नहीं। उन पर हाथ फेरा तो झुरझुरा गया नीम का पेड़ और उसने गिरा दी मीठी निमोलियां। थोड़ा सा एंड करता हूँ कि सुबह एक बच्चा आया था माँ के साथ, उठा के निमोलियां मुंह में डाल चहक उठा, बोला देखो मम्मी छोटे छोटे आम। सुनते ही नीम बौना हो गया, खास से आम हो गया, सारी निमोलियां गिरा डाली, तिरस्कार बर्दाश्त नहीं था। कड़वा नीम कड़वी डालियां कड़वे पत्ते ही भले थे, नहीं थी दरकार मीठी निमोलियां। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब सिर्फ निमोलिया निमोलिया नहीं है, कहीं ना कहीं आपने निमोली का वजूद काफ़ी बड़ा कर दिया है। आम कह के वो खास से आम मतलब खास हो गया आम कहने से। छोटा सा नीम की निमोली वो बच्चे ने आम कह दिया, मीठा। बहुत बढ़िया। आम मतलब इसका फ्रूट का फलों का राजा। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं औरत जो स्त्री है उसके अनुभव, उसकी ज़िंदगी के तमाम पेचीदा मसले समस्याएं समाधान की ओर भी इंगित है। सारे इशारे एक कहते हैं ना, एक चिंतक, एक समीक्षक, एक लेखक जब इतनी नज़ाकत से दांतों में वो हाथों में वो दांत निकालने के औजार के साथ साथ कलम को भी उतनी मजबूती से थाम के रखे और इतना खूबसूरत लेखन अग्रसर हो रहा हो, लिखा जा रहा हो, तो बहुत गर्व होता है कि समाज में अच्छे लेखकों की कमी नहीं है। जब आपसे मिले, आपको पढ़ा, आपकी रचनाएं सुने, बहुत अच्छा लगा। आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, बहुत कुछ साझा किया। हम जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम सबसे पहले आपका कि आपने मुझे बुलाया। उसके अलावा मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ अभिव्यक्ति एक संस्था है चंडीगढ़ में जी, और डॉक्टर मेहंदी रत्ता साहब की जी। हाँ, वो तो उन जो कुछ भी आप देख रही हैं ये 5 किताबें, ये अभिव्यक्ति की ही देन है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है। पूरे अभिव्यक्ति का जो पूरी एक फैमिली है जो हमें प्रेरणा देती है, और एक चीज और सुधारती है, हमारे लेखन को सुधारती है। और उसकी वजह से ही ये 5 किताबें आज आपके सामने हैं और छठी आने वाली है कि हाँ मैं औरत बनने कहानियाँ जी। और हम खुशनसीब है कि हम चंडीगढ़ में जिस माहौल में है, साहित्यिक परिवेश बहुत खूबसूरत है यहाँ। और अभिव्यक्ति के साथ साथ हमें अभिव्यक्ति अपनी करने का भी बहुत अच्छा जो है, और ज़्यादा हम प्रभावी रहते हैं अपने कलम से अभिव्यक्ति देने में। बिल्कुल सही कहा। और फिर से आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर विमल कालिया साहब से और बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा, महसूस किया। स्त्री मन की पीड़ा, स्त्री का जो वजूद है, क्या था, क्या है और क्या हो रहा है, फिर भी काफ़ी कुछ संभला भी है अगर कुछ बिखरा था तो।
बहुत कुछ। और दोस्तों हम तो ये कहते हैं जल्द लौटेंगे एक और मुलाकात लेकर दस्तक में। और अब किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर, और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। हम भी आते रहेंगे इसी तरह खास शख्सियत के साथ। और अब मुझे और डॉक्टर विमल कालिया हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।